This conference will now be recorded. कल हमने सीखा कि क्रिटिकल रीजन किस तरह से फाइंड करना है और कल हम मेन जी टेस्ट अप्लाई कर रहे थे। याद रखें जी टेस्ट लगता कब है, अगर क्वेश्चन के अंदर, वैसे जी टेस्ट ओवरऑल मैं आपको बताऊं ना जो हमारे सिलेबस में है, तो ये एवरेज पॉपुलेशन एवरेज को टेस्ट करने के लिए लगता है, और वो भी जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो। और दूसरा ये जी टेस्ट लगता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए। तब भी जी टेस्ट लग जाता है, वो भी अगर एक से ज्यादा प्रोपोर्शन गिवन हो तो उसके लिए फिर काई स्क्वायर टेस्ट लगता है। लेकिन अभी हमने जी टेस्ट सीखा, तो मेरे ख्याल में जी टेस्ट का अब दोबारा सवाल करने की जरूरत नहीं है, हम टी टेस्ट पे चलते हैं। एक दफा इसको खत्म कर लें ताकि फिर कंपैरिजन करते वक्त हमें चीजें पता चलें कि हमने टेस्ट को, किसी भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो जनाब कल हमने पढ़ा था पॉपुलेशन एवरेज के लिए, दूसरे लफ्जों में पॉपुलेशन मीन के लिए हमने पढ़ा कि दो टेस्ट इस्तेमाल होते हैं। एक जी टेस्ट इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है नंबर 1 अगर आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। नंबर 2 या n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 हो। इन दोनों में से एक भी शायद तो पूरी हो ना, तो हम जी टेस्ट लगा देते हैं। आप ये कह सकते हो कि सर आपने जो सवाल करवाए थे उसमें तो सब में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था, वो जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सवाल के अंदर गिवन था वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था। तो पॉपुलेशन एवरेज के लिए मेरे भाई हम टी टेस्ट भी लगाते हैं। टी टेस्ट लगाने के लिए दो बातें इकट्ठी देखनी पड़ती हैं, एन बी लेस देन 30 होना जरूरी है, और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी नॉट गिवन हो। तो क्योंकि ये ज्यादातर ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात है ये इनसिग्निफिकेंट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस, तो इसलिए इसको इग्नोर करके हम सिर्फ एन को देख लेते होते हैं कि अगर आपका n ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है तो आप लोग जी टेस्ट लगाओगे, और अगर n लेस देन 30 है तो आप टी टेस्ट लगाओगे। n ग्रेटर देन है तो जी टेस्ट, और n लेस देन 30 है तो टी टेस्ट। लगाना कैसे है, वही तरीका है, बस टेबल चेंज है। सवाल एक करते हैं, टी टेस्ट के आज सवाल करते हैं, जी टेस्ट हमारा पूरा हो गया। आपसे मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई मसला है तो पूछ लें। तो खामोशी का मतलब है या बिल्कुल समझ नहीं लगी या आप सब कुछ क्लियर है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं टी टेस्ट पे। ये सवाल एक लिखते हैं, एन ऑडिटर claims that average mistakes in account receivable is less than 40. To test this claim, select a sample of size 24. Its mean is 38
and standard deviation is 8. Test had 5% level of significance. Whether auditor claim is true or false. हाँ जी मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना है, अब हमने क्वेश्चन की टेक्निक सीखनी है कि सबसे पहली बात ये देखनी है कि आप टेस्ट लगा किस चीज पे रहे हो, मतलब आप किस चीज के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हो। एवरेज के ऊपर। जैसे ही हमें पता चला कि एवरेज के ऊपर टेस्ट लग रहा है तो फौरन हमारे दिमाग में सिर्फ दो बातें आएंगी, जी टेस्ट लगना है या टी टेस्ट लगना है। जैसे ही आप एवरेज देखोगे आपने फौरन इस बात को सोचना है कि जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा। वो आपकी हेल्प करेगा सैंपल साइज। अगर एन 30 या 30 से बड़ा है तो जी टेस्ट लगा देना, और अगर 30 से छोटा है तो टी टेस्ट लगा देना। तो यहां से हमारा डिसाइड हो गया, तो यहां पर कौन सा टेस्ट लगना है, टी टेस्ट। क्लियर होगी बात? हाँ जी, फिर क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ जरा। सबसे पहला स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक टू बी यूज्ड, H0 और H1। मुझे बताओ जो क्लेम गिवन है वो किस स्टेटमेंट का है, H0 का क्लेम है या H1 है? बात अब समझ लग गई, क्योंकि लिखा हुआ है म्यू लेस देन 40। तो H0 आपको पता है, फिर आप जो मर्जी लिख दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा स्टेप हमारा होता है अल्फा। अल्फा है मेरे भाई 5%। तीसरी बात है टेस्ट स्टेटस टू बी यूज्ड, हमने टी का फार्मूला लगाना है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। ये वही चीज है। जी टेस्ट और टी टेस्ट में सिर्फ उधर नोटेशन में फर्क आ सकता है, बाकी सेम है। एक्स बार मेरे भाई है 38, म्यू हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है 8 है 6 है 8 ओवर 24। बताएं टी की वैल्यू क्या आ गई? हमें से जो कैलकुलेशन कर रहा है वो टी की वैल्यू बता दे, -1.22 -1.22। चौथा पॉइंट क्रिटिकल रीजन। ये आपने मुझे बताना है कि ये 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है। यहां पर लिख लिया करो, H1 हमारा है म्यू लेस देन 30, सॉरी 40। जी मेरे भाई 1 टेल टेस्ट है, तो अगली बात ये भी बतानी है लेफ्ट टेल टेस्ट है या राइट टेल टेस्ट है। जी ओके होगी बात। तो ये 1 टेल है, 1 टेल है। अल्फा हमारे पास कितना है 5%, मतलब 0.05। लेफ्ट टेल है तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। यहां पर वैल्यू लिखनी होती है। जी जनाब, तो ये आपका रिजेक्शन रीजन है और ये सारा आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। ऐसा होता है ना, अपोजिट ऑफ द मिडल लाइन, अपोजिट ऑफ द मिडल लाइन रिजेक्शन रीजन होता है।
टुवर्ड्स द मिडल लाइन एक्सेप्टेंस रीजन होता है। अब ये टी टेबल देखने का एक अपना ही तरीका होता है। टी टेबल देखने का एक अपना ही तरीका होता है, वो मैं लिख देता हूं आपको। टी टेबल देखने का तरीका मैं लिख देता हूं। अगर हो 3 तरीके होंगे ना, अगर होता म्यू इज नॉट इक्वल टू 38, सॉरी 40 है, 38 तो नहीं है, म्यू 40 है। अगर इफ, तो हमारे पास ये बनना था टी लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2 वी एंड टी ग्रेटर देन प्लस टी अल्फा बाय 2 वी। मतलब क्या है कि ये बात वही है, एक दफा टी अल्फा बाय 2 वी करना है, टी अल्फा बाय 2 वी। और अगर वन टेल होगा, यानी इफ म्यू लेस देन 40 होगा, तो हम लिखेंगे टी लेस देन माइनस टी अल्फा वी। करना कैसे वो मैं बताता हूँ, अभी लिखना है सिर्फ। और अगर ग्रेटर देन होगा, म्यू ग्रेटर देन 40, तो ये होता है टी ग्रेटर देन प्लस टी अल्फा वी। सिर्फ बात ये करने की है कि 2 टेल होगा तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 टेल होगा तो अल्फा को 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे। बात एक्चुअल में ये हो रही है। बाकी तो मैं आपको सिखाता हूं ना कि इसको फाइंड कैसे करना है। तो बात हो रही है टी अल्फा बाय 2 वी की, टी अल्फा वी, क्योंकि 1 टेल है। तो जनाब वी हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरे लफ्जों में ये वो कट पॉइंट होता है जो कि क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट करता है। ये वो कट ऑफ वैल्यू होती है, ये वो क्रिटिकल वैल्यू होती है जो हमारे एक्सेप्टेंस और रिएक्शन रीजन को अलग करने में मदद करती है। जी फाइंड कैसे करते हैं, n-1। वी कैसे फाइंड करते हैं, n-1। लो मेरे भाई टी अल्फा वी, यहां से शुरू हो रहा है हमारा काम। टी अल्फा है 0.05 और वी है 23। ये आपको टेबल से वैल्यू मिलेगी, अपना टी टेबल सामने रखें। ये आपके पास टी टेबल होगा, आप अपना टी टेबल सामने रखें। मैंने कॉपी एक एक सबको दी थी मेरे भाई। उस जो कॉपी मैंने टेबल्स की दी थी, उस टेबल्स में ना सारे टेबल्स हैं, काई स्क्वायर का, एफ का, चैलेंज रहा। अब हमारे पास ये, हाँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन है। अगर ये देखें तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको गिवन है, मतलब n की वैल्यू v-1, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर उसने वैल्यू गिवन है कि 0.05 अल्फा की, ये ऊपर अल्फा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जनाब बताएं जरा, आपके पास 5% है, 5%। तो 5% कहाँ लिखा हुआ है, ये देखें, ये 5% की वैल्यू आपको नजर आ रही है 0.05। तो इसके नीचे आपने वैल्यू देखनी है। एक बात याद रखें, अगर आप, मैं बता रहा हूं कि 1 टेल में देखना है या 2 टेल में देखना है, याद रखें अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 टेल में देखना, आधा आधा कर देखो, एक साइड पे कर देते हो ना सारा ही, ठीक है। और अगर आप डिवाइड ना करो तो डायरेक्ट 2 टेल में देख लिया करो। ये वो 2 टेल या 1 टेल की बात नहीं हो रही, मतलब अगर हाफ कर दो तो फिर आप
वन टेल में देखना, और अगर हाफ ना करो तो आप टू टेल में देख लिया करो, ठीक है। तो आप ओवरऑल वैसे भी एक ही चीज होती है, अगर हमारे पास 5% है तो उसको 2 पे डिवाइड करो तो वो कितना हो जाएगा, 0.05% को अगर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो कितना होता है, तो 0.025। तो ये हमारा टेबल बन रहा है ये, ठीक है। तो ये याद रखें, इसको आपने उल्टा सोचना है, और नीचे 23 पे चलो, एन जिधर 23 आ जाए वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब ये वैल्यू आ रही है आपकी 2.0686, 2.0686, 2 पॉइंट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, वो जो हम टेबल नहीं बनाते होते, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, माइनस में आ गई क्योंकि नेगेटिव वाली साइड पर -2.0686, ये हमारी वैल्यू पर आपके पास अवेलेबल है। बताओ ये रिजेक्शन रीजन में आ रही है या एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है? ये मैं बताता हूँ दोबारा, ये टेबल देखने का तरीका दोबारा बताता हूँ। ये है -1.22, तो ये इस साइड पर आ रही है या इस साइड पर आ रही है? यहाँ पर 0 होता है ना, जरा ख्याल से बताओ। हाँ जी, तो ये वैल्यू तकरीबन यहाँ पे आ रही है 1.22। तो क्या होगा हमारा डिसीजन, क्या होगा, एक्सेप्ट H0, रिजेक्ट H1। अब क्लेम क्या था, क्लेम ये था H1 का क्लेम स्टेटमेंट में गिवन था, तो रिजेक्ट H1 का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर इज नॉट ट्रू, स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटर is not true, statement of auditor is not true। जी पूछे, क्वेश्चन पूछें। ये सवाल 2-3 करने हैं ना, तो इंशाल्लाह ये बातें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी पूछें। सर मैं पूछ रहा था कि ये टेबल जो हमें देखना है, ये -2.068 को देखना है या -1.22 को? नहीं नहीं, इसको ये तो यहाँ की वैल्यू हो गई ना, ये टेबल की वैल्यू तो ये हो गई ना। फिर हमने देखना है इस लाइन से जो हमारी जो वैल्यू ये वाली है, ये किधर फॉल कर रही है, लेफ्ट से। अगर एक्सेप्टेंस वाली साइड पे कर रही है फॉल तो एक्सेप्ट कर लेंगे, रिजेक्शन वाली साइड पर फॉल कर रही है तो रिजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू t is equal to -1.22 fall in acceptance region, so we accept H0 या H1। अब दोबारा सुनिएगा, ये टेबल के बारे में फिलहाल सुन लें, बाद में इसको देखते भी हैं कि जब भी आपने टू टेल होगा, डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड करके हाफ रह जाता है, तो वो फिर आपने इस साइड पर देखना है। डिवाइड करके देखोगे तो याद रखना आपने वन टेल में देखना है, डिवाइड किए बगैर देखोगे तो टू टेल में देखोगे। डिवाइड करोगे तो वन टेल में देखना है, डिवाइड नहीं करोगे तो वो जो आंसर होता है आपका वो आपने टू टेल में देखना होता है। ये जो वन टेल है ना, ये एक्चुअल में डिवाइड करके आंसर दिया होता है, टू पे डिवाइड करके आंसर दिया होता है। तो सिंपली हमारा वहां पर जो होगा वही देखने जाना जी, वो नहीं, उसको नहीं देखना, उसको इसके साथ नहीं कंपेयर करना। वो जो वन टेल टू टेल है उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। सर। इस सवाल में हमने जो ऑडिटर का वो था स्टेटमेंट, वो उसको हमने फॉल्स का है ना, नॉट ट्रू। आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह, आप तो सामने आकर बोले ना माइक। हाँ जी, माइक के सामने आकर बोले तो समझ लगेगी मुझे, या फिर मैसेज कर दें। चलें,
अगला सवाल करते हैं। ये अभी तो पहला सवाल किया मेरे भाई, आपको पता है जब तीसरा सवाल हम करते हैं तो कुछ हालात ठीक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दूसरा माजरत, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि एक है प्रोड्यूसर ऑफ टी कंपनी, claims that average weight of a packet is less than or equal to 150 grams. To test this claim, to test this claim, 12 packets selected at random and weight of each packet noted. पहले पैकेट का वेट निकला जनाब 152 mg, दूसरे का 154, फिर 151, फिर 148, फिर 149, फिर 146, फिर 155, फिर 145, कितने 12 हो गए? नहीं 8 हुए अभी। फिर कर लेते हैं एक 154, 153, 150 भी कर लेते हैं किसी का। कितने पैकेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक कर लेते हैं 12वें का वेट 150 या 149। मतलब उसने क्लेम किया कि उसका जो वो प्रोडक्शन करता है ना टी कंपनी टी की, तो उसका जो पैकेट बनाता है ना 150 ग्राम्स, वो एक पैकेट या साशे में उसका एक वेट होता है। हमने 12 पैकेट निकाल के ना सब की एवरेज करना शुरू की और ये एवरेज उसकी आ गई। कभी कभी वो एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है, कभी हमें खुद भी फाइंड करना पड़ जाता है, तो परेशान नहीं होना। कैलकुलेटर हमारे पास है, बात ही खत्म। यानी कैलकुलेटर हमारे पास है तो हम कोई मसला नहीं। शाहजी कह रहे हैं कि 149 2 बार लिखा है। शाहजी ऐसा भी तो हो सकता है ना 2 पैकेट का एवरेज वेट एक जैसा हो, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जनाब वो कहता है टेस्ट करो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 10% कर लेते हैं। डन। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे यहाँ पे ये जो मेरे पास स्टेटमेंट क्लेम गिवन है, ये कौन सा क्लेम गिवन है, H1 या H0? जी H1 या H0? पहला स्टेप H0। तो क्या लिखेंगे? म्यू लेस देन आर इक्वल टू 150। तो फिर हमारा H1 इसको देखकर बनेगा म्यू ग्रेटर देन 150। अगर H1 गिवन हो ना तो H0 को हमेशा इक्वल लिखा करो, और अगर H0 गिवन हो तो फिर उसको देख के H1 लिखा जाता है। H0 को देख के H1 लिखा जाता है। कभी कभी वो दोनों भी बता देता है, कभी कभी वो दोनों भी बता देता है। हाँ जी जनाब। तो दूसरे नंबर पर हमारा अल्फा है 10%,
और तीसरे नंबर पर हमने फार्मूला लगाना है, t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर रूट या स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट। यहाँ पर हमें म्यू तो गिवन है लेकिन ना x बार है और ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों नहीं है। पेपर में आपने फार्मूला लिखना जरूर है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर। एक्स बार का फार्मूला होता है जनाब समीशन एक्स ओवर एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आप लिखेंगे समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट। सिर्फ फार्मूला लिखने की हद तक है, हमने इसको करना नहीं है। आपको पता है ये एन, वैसे फार्मूले में नॉर्मली एन इस्तेमाल होता है, बट सैम्पलिंग के अंदर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर जब स्मॉल साइज सैंपल हो तो n-1 लिखते हैं। चलो जी, अपना अपना कैलकुलेटर निकालो, शाबाश। हाँ जी, कैलकुलेटर में ऑन करो, मतलब के ऑन करने के लिए आपको ऑन का बटन प्रेस करना पड़ेगा। ऑन का बटन प्रेस करके आपने फौरन मोड प्रेस करना है। मोड में आपको 3 नंबर पर स्टैटिस्टिक्स नजर आ रही होगी, नजर आई? 3 प्रेस किया, फिर आपको स्टैट प्रेस करने के बाद 1 पे नजर आ रहा होगा एक 1 माइनस ऐसे करके लिखा हुआ, ये प्रेस कर दें। फिर आपके पास एक डाटा बन गया होगा, उस डाटा में ये सारी वैल्यूज पुट करें जो आपके पास गिवन है। ये 12 की 12 वैल्यूज आप पुट कर दें, जल्दी करें जरा। जब वैल्यूज पुट करके कर लेना तो मुझे बताना। जब आपकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपने डन का मैसेज करना सबने, ताकि मुझे श्योर हो जाए और फिर मैं अगला स्टेप बताऊं। ओके, चलें जी, डन। अब हम क्या करेंगे, आप ऐसा करोगे कि जनाब ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे कैलकुलेटर पर एक ऑरेंज कलर में एक एसी का बटन गिवन होता है, वो प्रेस करेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपने शिफ्ट प्रेस करनी है, शिफ्ट के बाद आपने 1 प्रेस करना है, शिफ्ट के बाद आपने 1 प्रेस करना है, प्लस आपको आपके कैलकुलेटर में वेरिएंस नजर आ रहा होगा। किस नंबर पे वेरिएंस नजर आ रहा है? VAR नजर आ रहा होगा। 4 नंबर प्रेस करोगे तो वहां वेरिएंस नजर आ रहा होगा। जैसे ही ये वेरिएंस आप प्रेस करोगे, आपके डायलॉग बॉक्स पे 4 चीजें नजर आ रही होंगी। नंबर 1 पे n, नंबर 2 पे x बार, नंबर 3 पे स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर 4 पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चारों चीजें नजर आ रही हैं आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पे। तो आपका वो मीन चाहिए तो 2 प्रेस करके इक्वल प्रेस करेंगे, फिर दोबारा वही शिफ्ट 1 4, तो फिर हमारा ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो टी टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। 3 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जी टेस्ट में इस्तेमाल होता है, टी टेस्ट में इस्तेमाल नहीं होता। मतलब ये अनबायस्ड वेरिएंस और बायस्ड वेरिएंस की बात है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये हमारा मेन स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा हुआ है और आपको सबको ये बातें पता होंगी। मेन हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए वो चाहिए अनबायस्ड, और वो 4 नंबर पे है। तो मुझे बताएं मीन कितना आया। शिफ्ट 1 4 करके 2 प्रेस करके इक्वल प्रेस करें, मीन कितना आया? 150.5। और स्टैंडर्ड डेविएशन प्रेस करके क्या करोगे, दोबारा शिफ्ट 1 4 और फिर 4 3.23। इक्वल भी प्रेस करना होता है बाद में। तो बात समझ लगी? कैलकुलेटर से आप फाइंड हो जाएगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटर से फाइंड हो जाया करेगा। डन। अब हम हमारा सवाल हो गया, समझो। एक्स बार
टी हमारे पास आ गया एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12। टी की वैल्यू बताएं। जीरो 0.536। क्रिटिकल रीजन हमारा है टी। म्यू किसके बराबर है? म्यू पहले लिखे ना, म्यू किसके बराबर है? म्यू है ग्रेटर देन 150। इसका मतलब है ये आ जाएगा ग्रेटर देन टी अल्फा वी। टी ग्रेटर देन अल्फा है 0.10 और वी हमारे पास है 11। 11 कैसे आया? n माइनस 1 12 माइनस 1। जल्दी से अच्छा मुझे बताओ, टेबल में जाते वक्त इसमें हम ये हमारे पास वन साइडेड है, हमने डिवाइड नहीं किया तो टू टेल में देखेंगे, डिवाइड करोगे तो फिर वन टेल में देखना। तो अभी हमने अल्फा लिखा है तो अल्फा को टू टेल में देखेंगे। 10% आपका है ये, इसको देखना है 11 में। हमारे पास वैल्यू आ गई 1.7959 1.7959। तो आप ये वैल्यू आ गई 1.7959। हाँ जी जनाब, आवाज आ रही है? चलें, हमारे पास हमने टेबल
हाँ जी, हमारे पास ये जो वैल्यू देखते हैं हम, इस वैल्यू को, ये हमारा ये क्रिटिकल वैल्यू होती है, जो क्रिटिकल रीजन है ना, इसके हमारी वैल्यू ये है कि जिसमें फॉल कर रही है। अब ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो एक्सेप्ट एज नॉट हम लिखेंगे वैल्यू t is equal to 0.536 fall in acceptance region, so we accept h naught and reject h1। अब हमारा क्लेम क्या था, मैन्युफैक्चरर का क्लेम क्या था, मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया था कि लेस देन और इक्वल टू, मैन्युफैक्चरर का क्लेम ये था और ये चीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्लेम ऑफ द प्रोड्यूसर इज ट्रू, सो claim of producer is true। हाँ जी, बात ओके हुई? हाँ जी सर हमने जो क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है वो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू देख के डिसाइड करना है? क्या देखकर डिसाइड करते हैं? सर मैं कह दूं हमने जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन डिसाइड करना है वो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू देख के डिसाइड करना है? H1, ये देखो, ये आपकी जो टेबल की वैल्यू है ना, ये वैल्यू है यहाँ पर लिखने के बाद इसको देखते हैं कि ये किस साइड पर फॉल कर रही है। जो टेबल से वैल्यू देखते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये क्रिटिकल वैल्यू है, इसकी एक साइड रिजेक्शन है और एक साइड एक्सेप्टेंस है। ठीक है, अब किसी एक और ने सवाल पूछा है कि सर इस सवाल के अंदर 10% था क्रिटिकल रीजन, पिछले सवाल में 5% था क्रिटिकल रीजन, इस सवाल में क्रिटिकल रीजन 10% था। तो ना मैंने पिछले सवाल में डिवाइड किया था ना मैंने इस सवाल में डिवाइड किया है, क्योंकि वन टेस्ट था। तो मैंने पिछली दफा 5% इसलिए लिया था क्योंकि पिछली दफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब हम होते हैं ना जी टेस्ट में, तब हम यानी कि रिजेक्शन रीजन या एक्सेप्ट रीजन उसको हम करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही शाहजी, आपकी आवाज समझ नहीं लगी मुझे, समझ आई ही नहीं आवाज की। सर मुझे एक बात पूछनी है, लेकिन पूछे, दूसरा बात पूछना चाह रहे ना वो पूछ ले, शाहजी की आवाज नहीं आ रही। सर ये जो हमने एक्सेप्ट किया H0 और रिजेक्ट किया H1, इसकी क्या रीजन है, मतलब इसके पीछे? इसके पीछे रीजन हम काम ही यही कर रहे हैं। मतलब सर ये कैसे? में मतलब देखो ना, उसने क्लेम किया था कि भाई जो उसने चीज प्रोड्यूस की है ना उसके ये वेट है। हमने स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई किए और हमें पता चला कि अच्छा इस रीजन में वो वैल्यू आया तो रिजेक्ट कर देना, इस रीजन में आया तो एक्सेप्ट कर देना। अगर उसका क्लेम एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाता है तो हमने कहेंगे कि जी उसका जो क्लेम है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर उसका क्लेम रिजेक्शन रीजन में चला जाएगा तो हम कहेंगे जी वो क्लेम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा क्लेम। तो मेन पर्पज ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का है कि उस क्लेम को टेस्ट करना कि जो वो बंदा कह रहा है वो बात ठीक है या नहीं। ठीक है सर। चलें जी, चलें शाह जी, जब आपका नेट ठीक हो जाए तो आप पूछ लेना सवाल। अभी हम लास्ट टी टेस्ट का मैंने 2 सवाल करवा दिए, एक लेफ्ट टेल का और एक राइट टेल का। अब मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ टू टेल का। उसका मतलब वो टेबल वाला टू टेल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो जाओ ना आप। तो वो जो हमारा अभी सवाल लिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, और ये सवाल करना भी आप नहीं है। तो सवाल ये है, फिर मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन लिखें आप। क्वेश्चन है मेरे भाई के एक प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, उसका क्लेम है कि एवरेज लाइफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट is 500 hours. To test this claim,
select 10 units of its product and result is 520, 530, 510, 500, 495, 492, 499, 492, 505, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 510 और एक कर लेते हैं 495। हमने टेस्ट करना है 2% पे, अल्फा इज इक्वल टू 2%। देखते हैं अल्फा 2% है भी सही नहीं है। हाँ जी, जल्दी से ये सवाल मुझे कंप्लीट करके दें, फिर हम इस सवाल को हल भी करते हैं मिलके। जल्दी कर लें क्योंकि लाइट नहीं है तो ये सवाल ही हो पाएगा बस। जी जनाब, क्वेश्चन हो गया या भी चल रहा है? हाँ जी, चले जहां तक कर लिए वहां तक फिर स्टॉप करें, मिलके करते हैं क्वेश्चन। ये आ जाए जरा। सबसे पहले मुझे बताएं H0 और H1 की बात करें। H0 और H1 की बात करें।
इसमें हमें एच नॉट गिवन है म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज इक्वल, और ये हमेशा इक्वल में गिवन हो सकता है, कभी वो दोनों की इंफॉर्मेशन भी दे देता है। याद रखें ये सवाल हम जब प्रैक्टिकली करेंगे ना, कल से हम असाइनमेंट शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर ये सवाल प्रैक्टिकली भी दिए होंगे। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना है 500, और म्यू इज नॉट इक्वल टू फिर 500। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, अल्फा हमारा किसके बराबर है 2%, t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। तो मुझे बताएं आपने x बार कितना फाइंड किया, क्योंकि म्यू तो 500, पॉपुलेशन जो क्लेम होता है ना वो पॉपुलेशन का होता है, 505.6 सबका यही है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दें, 4 नंबर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था 12.14 ओवर अंडर रूट 10। हाँ जी जनाब, वैल्यू बता दें, टी की वैल्यू कितनी आ गई 1.46। अब यहां पर अगर हम आए चौथे नंबर पे क्रिटिकल रीजन पे, तो हमारे पास था ये वैल्यू आनी है कुछ ऐसे, टी लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2v एंड टी ग्रेटर देन प्लस टी अल्फा बाय 2v। यानी अगर वन टेल होगा तो लेफ्ट है तो नेगेटिव और ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, वो वैसे भी नेगेटिव का साइन आता होता है, आपको पता है, माइनस ना भी लिखे तो हमें पता है नेगेटिव का साइन लेफ्ट साइड पर आता ही है। तो अब हमारे पास आ जाएगा t लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2 कितना है 0.01, क्योंकि अब अल्फा को 2 पे डिवाइड करना है एंड बिल्कुल लिखना है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो प्लस माइनस करके भी लिख सकते हो, प्लस टी 0.01 और 9। बस बात हमारी ओके हो गई। और हमें पता है जब अल्फा को 2 पे डिवाइड करते हैं तो वैल्यू भी 2 लिखते होते हैं। हमने अब देखना है वन टेल में, अगर 2% देखेंगे डिवाइड नहीं करोगे, अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो किधर आ रहा है, और अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर वन टेल में देखेंगे। तो बताएं 2% किधर आ रहा है, वन टेल में तो 2% नजर ही नहीं आ रहा, वन टेल में 0.01 ये है। और अगर डिवाइड नहीं करते तो वो 2% होता है। ठीक है ना, ये है, डिवाइड करके करते होते हैं तो याद रखें, और डिवाइड नहीं करें तो ये इस बात का ख्याल रखना है आपने। तो बताएं, और 9 में देखना है हमने 2.8214 2.8214 लो जनाब, माइनस 2.8214 प्लस 2.8214, ये वाला जो रीजन है ये है एक्सेप्टेड रीजन टुवर्ड्स, और जो लाइन के अपोजिट होता है ये होता है रिजेक्शन रीजन। हमारी वैल्यू किस में फॉल कर रही है, हमारी वैल्यू किस में फॉल कर रही है, इस एरिया में, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट एच नॉट। हमने लिखनी भी है लाइन, एक्सेप्ट एच नॉट और रिजेक्ट H1 क्लेम इज ट्रू। याद रखें इसके एक्सेप्ट के ऊपर क्लेम ट्रू नहीं होता, ऊपर जो स्टेटमेंट होती है उसको देखते हैं कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था म्यू इज इक्वल टू 500 है, और ये हमने रखा था H नॉट, और H नॉट एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है क्लेम ट्रू है। ठीक है जनाब, तो आज के लिए बस ये 3 सवाल ही रखते हैं। कल मैं आपको इंशाल्लाह काई स्क्वायर करवाऊंगा, बल्कि काई स्क्वायर और प्रोपोर्शन कल 2 काम करेंगे इंशाल्लाह हम। तो ये कल चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम अपना कोई और चैप्टर भी साथ शुरू कर देते हैं, ताकि काफी दिन हो गए वो टेस्ट वाला हम काम नहीं किया। फैजान कह रहा है पी वैल्यू से हो जाते हैं, लेकिन हम ना पी वैल्यू से अब अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने
स्टैटिस्टिक्स के अंदर QM इस तरीके से पढ़ा होता है, इसलिए ये तरीका करवाया। पी वैल्यू मैंने आपको करवा दिया है, बट उसको बस वहां तक ही रखो, खत्म करो, यानी जिसने करना है वो कर ले, लेकिन मेन अब हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।